हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लेसन अप क्लासेस। आज हम समझेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पावरफुल ग्रुप अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करे। एक डेमोक्रेसी में ये कभी भी ऐसा हो सकता है कि मेजॉरिटी ग्रुप अपनी मर्जी दूसरे कमजोर या किसी छोटे ग्रुप पर लागू करे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। यह देखता है कि हर ग्रुप को इक्वल मौका मिले और किसी भी ग्रुप को अनफेयरली एक्सक्लूड या डोमिनेट ना किया जाए। इस मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट को हम एक क्लासरूम के सिचुएशन से समझते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लास में गेम्स पीरियड शुरू होने वाला है। गर्ल्स कहती हैं आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन बॉयज़ कहते हैं नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे। अब टीचर ने ये डिसीजन मेजॉरिटी रूल से लेने का सोचा और बोला जो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो हाथ उठाए और जो लोग बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं वो हाथ उठाए। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बॉयज़ जीत जाते हैं ये डिसीजन, क्योंकि क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा थी। अब यहाँ पे गर्ल्स दुखी हो जाती है क्योंकि उन्हें हमेशा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में है वो और उनकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। अब इस सीन से, इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है कि कैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी ट्रेनी ऑफ मेजॉरिटी यानी कि बहुमत का अत्याचार हो सकता है, जिसमें एक मेजॉरिटी अपनी मर्जी से अपनी मर्जी माइनॉरिटीज के ऊपर लागू कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके के सिचुएशन को रोकने के लिए नियम बनाता है यानी कि रूल्स बनाता है, ताकि हर किसी को इक्वल राइट और इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। यह कॉन्स्टिट्यूशन का एक और अहम काम है। इसके थ्रू सोसाइटी में किसी भी कम्युनिटी को राइट और इंटरेस्ट सेफ रहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के राइट्स और इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाता है, चाहे वो इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन हो या इंटर इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन हो। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद से कैसे बचाता है। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि कभी-कभी हम किसी मामले में इतने जज़्बाती हो जाते हैं या इतने जज़्बात में आ जाते हैं कि वो हमारे लार्ज इंटरेस्ट, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिससे हम बहुत ही कनेक्टेड है, उसके खिलाफ चला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इन फैसलों से बचने में मदद करता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्कूल में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम शबनम है, जो अपने अनुसार एक मुश्किल फैसले लेने की कोशिश कर रही है। वो सोच रही है कि मेरे पास कल टेस्ट के लिए 2 चैप्टर बचे हैं रिवीजन करने के लिए, लेकिन अभी मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम शुरू हो गया है। मुझे इसे देखने की बहुत ही इच्छा हो रही है, लेकिन अगर मैं ये टीवी देखती हूँ तो मेरी रिवीजन नहीं हो पाएगी। तभी उसकी माँ आती है और उनसे पूछती है कि वो इतनी परेशान क्यों है। शबनम जवाब देती है कि मैंने ये टीवी प्रोग्राम देखना चाहती हूँ, लेकिन कल मेरा टेस्ट है। अगर आप सब टीवी देखेंगे तो मुझे भी मन करेगा टीवी देखने का। तो मुझे एक आइडिया आया है, अगर आज रात कोई भी टीवी नहीं देखेगा तो शायद मुझे टेम्प्ट फील नहीं होगा। फिर जब शबनम टेस्ट में बैठी रहती है तो वो उस वक्त ये सोच रही होती है कि अच्छा हुआ कि उसने टीवी नहीं देखा, आखिरी के 2 चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। अगर हम इस कहानी को रिलेट करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें फैसले लेने से बचाता है जो हमारे बड़े प्रिंसिपल पर बुरा असर डाल सकता है। उदाहरण के तौर पे कभी-कभी लोगों को लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स इतनी खराब हो गई है कि हमें एक मजबूत डिक्टेटर की ज़रूरत है। ये जज्बात उन्हें यह नहीं समझने देता है कि डिक्टोरियल रूल उनके हितों के खिलाफ है। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन इन विम्स को, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने नहीं देता। यह सिटीजन के राइट्स को गारंटी करने वाले प्रोविजंस को आसानी से ख़त्म नहीं होने देता है। इस चर्चा से हम यह समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस की फीचर को समझने से पहले हम एक उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, इंडिया की आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी और 20वीं शताब्दी तक ये संघर्ष कई दशकों तक सक्रिय रहा। इस नेशनल मूवमेंट के दौरान हमारे देशभक्त, हमारे लीडर्स ने एक फ्री इंडिया की कल्पना की थी और उसे कैसे बनाना है इस पर बहुत ही विचार किया। जस्ट अ सेकेंड। ओके। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों को ऐसा कानून मानना पड़ता था जिन्हें बनाने में उनका कोई योगदान नहीं था।
इस तानाशाही अनुभव से ये साफ कर दिया था, इस तानाशाही यानी कि इस डिक्टेटरशिप ने ये साफ कर दिया था कि फ्री इंडिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जहां हर व्यक्ति इक्वली ट्रीट किया जाए और गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट कर सके। अब अगला स्टेप था यह डिसाइड करना कि भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बनेगी और इसके कामकाज के नियम क्या होंगे। यह काम किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग 300 लोगों ने मिलकर एक समूह बनाकर 1946 में इस काम को पूरा किया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने बहुत ही बड़ा काम था, क्योंकि भारत में बहुत सारे कम्युनिटी थे जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग रिलीजन्स को मानते थे और अपनी डिस्टिंक्ट कल्चर रखते थे। इसके अलावा देश का पार्टीशन करीब था और कई प्रिंसली स्टेट भारत में शामिल होने के बारे में डिसाइड नहीं कर पाए थे। असेंबली का विजन था कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया जाए और साथ ही नेशनल यूनिटी को भी बनाए रखा जाए। साथ में उन्होंने पॉवर्टी को खत्म करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने और लोगों को पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर पे एक नज़र डालते हैं। इसे पढ़ते समय डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म और रिप्रेजेंटेशन के उन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सॉल्व करने की कोशिश की। कॉन्स्टिट्यूशन के ऑथर ने इन विभिन्न मुद्दों को बैलेंस करने की कोशिश की और साथ ही एक मजबूत डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने की कमिटमेंट को भी निभाया। उनके प्रयासों के कारण आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का एक विजनरी डॉक्यूमेंट है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स को। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।